आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। आज के इस वीडियो में मैं अपना रेजिडेंस स्टेटस वाला लेक्चर एकदम कंप्लीट कर दूंगी। बस 2 सेक्शंस उसमें बाकी थे, वो थोड़ा लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैंने 20 मिनट से ज्यादा नहीं किया था उसको। ठीक है, कंटिन्यूएशन में चलेगा लेक्चर बिल्कुल ही। यहाँ तक मैं आपको करा चुकी थी, पिछला वीडियो जाके चेक कर लो। ठीक है, पिछला वीडियो जाके चेक कर लो, उसमें हमने रेजिडेंस स्टेटस की बात की थी, सेक्शन 6 की बात की थी, इंडिविजुअल के, एचयूएफ के, बॉडी ऑफ पर्सन के, सबके, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, सबके हम चेक कर चुके थे क्या, रेजिडेंस स्टेटस। ठीक है जी, अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, एंड दैट नया टॉपिक फॉर टुडे इज गोइंग टू बी सेक्शन 7। सेक्शन 7 इज इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी कौन सी इनकम होगी जो हम मान लेंगे कि वो रिसीव्ड इन इंडिया है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। मान लेंगे या फिर डीम का मतलब तो ये होता है ना कि भाई मान लेंगे। तो या तो ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडिया में ही रिसीव हो रही है, इंडिया में ही अराइज हो रही है, या फिर कौन सी इनकम है जो इंडिया में डीम्ड टू बी रिसीव है। ठीक है जी, सबसे पहले कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एक्रूअल, नो मैटर वो कहाँ से जनरेट हो रही है, नो मैटर वो कहाँ से अराइज हो रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में रिसीव हुई है तो टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसी कुछ इनकम होती है जिनकी एक्चुअल रिसीट्स अगर मिसिंग हो तो हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि भैया वो इंडिया में रिसीव हुई है। सबसे पहले क्या, अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारे आरपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, इन एक्सेस ऑफ 12%, इसको मैं समझा नहीं सकती, इसको आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके आरपीएफ में, इंटरेस्ट टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ठीक है, अगर आपका आरपीएफ का इंटरेस्ट 9.5% से एक्सेस हो जाता है तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट फंड, प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप बैलेंस अपना ट्रांसफर करते हो अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, या फिर कंट्रीब्यूट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी अदर एम्प्लॉयर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है किसी भी पेंशन स्कीम, ये 4 चीजें याद कर लेना, इसमें और कुछ नहीं हो सकता इसका उपाय। ठीक है, रिसीव्ड इन इंडिया कौन सी होगी एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कौन सी होगी। अब आओ सेक्शन 9 देखते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड्स। ये हमें बताता है कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो अक्रू या अराइज होगी इंडिया में, या फिर मान ली जाएगी कि अक्रू या अराइज हुई है इंडिया में। या तो अक्रू या अराइज होगी इंडिया में, या मान ली जाएगी कि अक्रू या अराइज हुई है इंडिया में। सबसे पहला, अक्रू और अराइज इन इंडिया। अराइज का मतलब क्या होता है भैया, या तो आपने कंट्रीब्यूट किया है, अर्न्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विस। अराइज कैसे होगी इंडिया में इनकम, जब आपने कुछ भी प्रोडक्शन में या फिर कुछ भी सर्विसेज दी है या फिर कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो वो अराइज हो जाएगी। एक्रू भी यही होता है, लेकिन उसमें एक एडेड एलिमेंट होता है कि डेट इज क्रिएटेड इन हिज फेवर, उस फेवर एसएससी। ठीक है जी। अब कौन सी इनकम जो मान ली जाएगी विच वुड बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे पहला, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग माय फ्रेंड्स। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर तुम सेक्शन 9 कर रहे हो, अगर तुम कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बनाया है, और उससे तुम इनकम उठा रहे हो ना, अगर इनकम उठा रहे हो ना, तो फिर उसके ऊपर टैक्स इंडिया में लगेगा। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी इनकम अराइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कनेक्शन डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस कनेक्शन जिसमें बिजनेस कनेक्शन इंडिया का है, हम मान लेंगे कि वो इंडिया में कमाई गई है। इन केस ऑफ एनआरआई, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, फॉलोइंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। अगर कोई एनआरआई है तो ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं होंगी। क्या सारी चीजें, सबसे पहला, कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आप न्यूज को कलेक्ट कर रहे हो और व्यूज ले रहे हो आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसका आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, सेकंड पार्ट का आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक न्यूज चैनल है अल जजीरा नाम का एक न्यूज चैनल है। ठीक है, इसमें जो बंदा है ना, रिपोर्टर ए, ये क्या करता है, ये जितने भी लोग हमारे इंडिया में है ना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्ट करता है, व्हाटएवर, इंटरव्यू करता है, व्हाटएवर, और उसको ब्रॉडकास्ट करता है कहाँ, दुबई में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये जो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इंडिया से, लेट मी चेंज दिस कलर, ये जो इंडिया से सामान उठा रहा है ना भाई, ये जो इंडिया से इंफॉर्मेशन उठा रहा है ना, ये क्या है, इट्स अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, but however he is broadcasting it in Dubai, so it is not going to be taxable in India.
especially when an NRI is doing it. Only when an NRI is doing it. ठीक है जी, पहला तो ये हो गया, दूसरा तो ये हो गया, पहला एक्सपोर्ट, दूसरा न्यूज एंड व्यूज, एंड तीसरा ऑपरेशन कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ अ सिनेमाटोग्राफ फिल्म। अगर आप कोई सिनेमाटोग्राफ फिल्म बना रहे हो तो, और आप एनआरआई हो, तो फिर वो एग्जाम्प्ट होगी, तो फिर वो बिजनेस कनेक्शन एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल जो होना चाहिए अपना एनआरआई होना चाहिए। इंडिविजुअल जो उस पिक्चर को बना रहा है वो एनआरआई होना चाहिए। फर्म है, अगर कोई फर्म है जो पिक्चर बना रही है तो उसका कोई भी पार्टनर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कंपनी है जो पिक्चर बना रही है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन का नहीं होना चाहिए। तभी तभी आप इस वाली कैटेगरी में आओगे एंड तभी आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। समझे बात को? ठीक है। नाउ दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड, इसमें एक चीज और लिख लेना, एक चीज इसमें लिखी नहीं हुई है भाई, इस वजह से बोलती हूँ, मेरे लेक्चर्स ले लिया करो। एक चीज इसमें लिखी नहीं हुई, फॉर द डिस्प्ले ऑफ अनकट असॉर्टेड, अनकट अनअसॉर्टेड, इसमें अंडू का, ओके, डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड्स बाय अ फॉरेन कंपनी, ये ऐड कर लेना। डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड्स बाय अ फॉरेन कंपनी, तो मान लो अगर मैं एक फ्रांस की कंपनी हूँ, मैं इंडिया के पास आती हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैं प्लीज 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 करती हूँ, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या, कि भाई ताजमहल में जो एग्जीबिशन होनी है ना, ताजमहल में जो एग्जीबिशन होनी है, आप प्लीज उसमें मुझे मेरे डायमंड्स लगाने दो, आप उसमें मेरे डायमंड्स डिस्प्ले करने दो। मैं बोलूंगी ठीक है कर लो, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके जी। नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बी, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपके पास कोई भी इनकम आ रही है किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी से या किसी भी ऐसे एसेट से जो सिचुएटेड इन इंडिया, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल तो मैं देती हूँ, ध्यान से सुनो बात को। आई फॉरगॉट, बी है ना ये, ठीक है। ये देखो भाई, एक इंसान है आर, आर रहता है लंदन, आर रहता है लंदन, आर की एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में, ठीक है। आर ने वो प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है बीएनबी पे, बीएनबी से वो उठाता है रेंट। ये जो रेंट है ना, इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा ना भाई, इसके ऊपर जो पैसा लगेगा, चार्ज नहीं लगेगा, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इंडियन टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स लगेगा। समझे आप बात को? क्योंकि ये सिचुएशन, क्योंकि ये जो लैंड है ये इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसके ऊपर से जो भी पैसा तुम्हें अराइज होगा, इसके ऊपर से जो भी पैसा अराइज होगा, जो भी पैसा अराइज होगा उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया, आर लिव्स इन लंदन, हैज हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम राइजिंग आउट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट इन इंडिया। भाई एक बात समझ लो तुम, एक बात की ना गांठ बांध लो, अगर इनकम टैक्स बननी है तो, ठीक है, एक बात की गांठ बांध लो। वो बात यह है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में है ना, कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में है और उससे तुम कैपिटल गेन कर रहे हो, तो वो कैपिटल गेन इनकम जनरेटेड इन इंडिया माना जाएगा। इनकम जनरेटेड इन इंडिया माना जाएगा। समझ गए बात को? यही बात इसमें लिखी हुई है। Where capital asset is situated in India, regardless of the RS, regardless of the residential status, the capital gain would deem to be income. इनकम फॉलिंग अंडर द हेड ऑफ सैलरी इफ इट इज अर्न इन इंडिया। अगर कोई भी सैलरी है अगर इंडिया में अर्न की है तो फिर वो इनकम मानी जाएगी। सैलरी पेएबल टू गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो इंडिया के लिए काम करता है लेकिन इंडिया से बाहर करता है, और इंडिया जो उसको सैलरी देती है उसको भी हम इनकम ही मानेंगे। ठीक है जी। इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा, कौन से ब्याज का पैसा? इंटरेस्ट पेएबल, कौन दे रहा है ब्याज? सबसे पहला तो गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो टैक्स लगेगा, चाहे सीजी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, नो मैटर व्हाट। अगर इंटरेस्ट पेएबल है और इंटरेस्ट सरकार दे रही है तो उसको हम इनकम मानेंगे। अब भाई अगर कोई इंसान दे रहा है तुम्हें इंटरेस्ट, ठीक है, और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर कोई इंसान तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा है और वो इंसान कौन है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो हम उसको इनकम मानेंगे। एक्सेप्ट जहां पर वो जो पैसे उसने बोरो किए हैं वो किसी आउटसाइड काम के लिए बोरो किए हैं। लेट मी गेट अनदर पेज एंड
where to do it from, yes। ये देखो भाई, मैं हूं ए पर्सन, ठीक है, मैं हूं इंडियन, मैंने पैसे लिए बी से, ठीक है, ये बी बंदा जो है एनआरआई है और व्हाटएवर। मैंने ये जो पैसे इससे लिए है ना, ये जो मनी मैंने इससे ली है, उस मनी का पर्पस क्या है? इस मनी का पर्पस है कि भैया मेरे को फ्रांस में जाके, मुझे फ्रांस में जाके डायमंड का बिजनेस करना है। अगर मुझे फ्रांस में जाके डायमंड का बिजनेस करना है और उस बिजनेस के लिए, उस पर्पस के लिए मैंने बी से पैसे उठाए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट होगा ना, मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो इंडिया में इनकम नहीं माना जाएगा। समझे बात को? बी एक एनआरआई बंदा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक इंडियन बंदी हूँ, मैंने बी से पैसे लिए और उस पैसे का पर्पस क्या था कि मैं फ्रांस में जाके डायमंड बेचूं, डायमंड का बिजनेस करूं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर एक इंसान है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन वो कब इनकम नहीं मानी जाएगी? जब इट इज फॉर द पर्पस ऑफ, इट इज फॉर द पर्पस टू बी यूज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर कोई इंसान है जो इंटरेस्ट दे रहा है वो एनआरआई है, मतलब नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, तो फिर provided interest is payable with respect to money borrowed and used for a business or profession in India। इसमें भी यही वाली शर्त लगती है कि हम उसको इनकम मान तो ले, लेकिन हम उसको इनकम भैया तभी मानेंगे जब वो किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो इंडिया में ओरिजिनेट करता है। समझ गए बात को? इंटरेस्ट पेबल का हिसाब किताब समझ आ गया। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है भाई? क्या होती है रॉयल्टी? कब मिलती है रॉयल्टी? रॉयल्टी आपको मिलती है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो जितने भी पेटेंट कॉपीराइट वगैरह होते हैं, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है तो उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिलती है। तो अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो इनकम मानी जाएगी एंड देयरफॉर वुड बी टैक्सेबल। अगर कोई पर्सन दे रहा है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, अगर कोई पर्सन दे रहा है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सेम एक्सेप्शन लगेगा वेदर इट इज पेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी इंफॉर्मेशन, राइट और प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, राइट और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में तुमको रॉयल्टी मिली है जिसका पर्पस बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से अगर जो इंसान एनआरआई है जो तुम्हें रॉयल्टी दे रहा है, उसको हम इनकम मान लेंगे, प्रोवाइडेड ये रहेगा कि भैया उसका जो पर्पस है वो बिजनेस और प्रोफेशन विद इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है जी। इन द सेम वे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस की फीस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो इनकम मानी जाएगी। पर्सन दे रहा है आरओआई एक्सेप्ट वेयर सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। एंड अगर एनआरआई दे रहा है तो फीस पेबल विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन विद इन इंडिया, ठीक है जी। टू मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर, ये टेबल बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, देखो। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में रिसीव हुई है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगी, यस। दिस इज द टेबल ऑफ टैक्सेबिलिटी, ठीक है। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए, जी हाँ बिल्कुल टैक्सेबल होगी, एनओआर के लिए भी टैक्सेबल होगी एंड एनआरआई के लिए भी टैक्सेबल होगी। ऐसी इनकम जो अक्रू, अराइज और डीम करती है इंडिया में, तब भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया इनकम अक्रू और अराइज होती है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन एनओआर के लिए और एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ये सब मैं आपको ऊपर बता चुकी। इनकम अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल होता है लेकिन इनकम बाहर जनरेट हुई है, बिजनेस इंडिया में कंट्रोल होता है, इनकम बाहर जनरेट हुई है, ऐसा क्या? मैं बताती हूँ। देखो भाई, मैं हूँ हिमाद्री, मैंने सुनाया एक बहुत बढ़िया लेक्चर, मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया दुबई, मैंने दुबई के लोगों को जाके इनकम टैक्स पढ़ा दिया। सर्विस कहाँ रेंडर की? दुबई में। पैसे मुझे कब मिले? पैसे मुझे तब मिले जब मैं दिल्ली आ गई, पैसे मुझे कब मिले? जब मैं दिल्ली आ गई। तो ये देखो, इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अक्रू और अराइज तो बाहर हुई है क्योंकि सर्विसेज मैंने बाहर दी थी फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, लेकिन हूं तो मैं यहाँ की, पैसे तो मुझे यहाँ रिसीव हुआ है। तो अगर क्योंकि मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो मेरी इनकम मानी जाएगी, एनओआर हूँ तब भी तब भी वो टैक्सेबल होगी, और एनआरआई हूँ तब नहीं होगी, ठीक है। इस टेबल को अपने दिमाग में घुसा लो, पूरे लेक्चर को अपने दिमाग में घुसा लो। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और नोट्स ले लो, कोई चार्ज नहीं लगाती मैं, जाओ ले लो, सारे भाई लगते हो मेरे, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब मार देना यार।
Thank you so much for watching. I'll see you until next time. Bye bye.